हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिटेल में एटॉमिक रेडियाई के बारे में बता दिया था, कॉन्फ़िगरेशंस कैसे हम लोगों ने देखे थे, काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने उसमें कवर किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये लास्ट टॉपिक भी होगा। तो इन दो लेक्चर्स में सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है, कोई चीज स्किप नहीं हुई है, इवन एग्जांपल्स भी मैं दिए हैं आप लोगों को, और इस लेक्चर में भी वही सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो बेसिकली आज जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, एक होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके टर्म्स एप्लीकेशंस हम देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बस यही कुछ है इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में हम लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी भी देखेंगे, राइट। उसकी जरूरत हमें केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ने वाली है, जब हम फजान रूल वगैरह पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। सॉरी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। आप लोग जानते हैं क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड कब? किसी एटम के लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो किसी एटम के लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकालने के लिए मिनिमम सप्लाइड एनर्जी को क्या कहा जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड हो और एटम की स्टेट कैसी हो? गैसियस एटम हो। यानी कि पहले उसको गैस एटम होना जरूरी है, गैस स्टेट में होना जरूरी है। आइसोलेटेड हो मतलब अकेला हो, सिर्फ एटम हो। उसके बाद जो एनर्जी लगेगी उसे बोलोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? देखो, मान लीजिए आपको सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप सोडियम लेकर आए, तो सोडियम तो किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड। आपने एनर्जी दी तो सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। इससे और आगे की स्टेट वो कहाँ जा सकता है? वो गैसेस स्टेट में जा सकता है। तो अगर तुमने एनर्जी देना स्टार्ट की है, तो मान लीजिए पहले जो एनर्जी लगी वो 100 जूल की एनर्जी लगी, वो लिक्विड में आ गया। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए क्या ये आयनाइजेशन हुआ है? नहीं। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी तो नहीं है, ठीक है। ये तो फ्यूजन हो गया। उसके बाद लिक्विड से गैस में ले गए, मान लो यहाँ 200 जूल की एनर्जी लगती है, तो क्या ये आयनाइजेशन है? ये भी आयनाइजेशन नहीं है सर, ये तो इवेपोरेशन है, सॉरी वेपराइजेशन है, ठीक है। तो गैस फेज में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली यहां से यहां तक आने तक तो आप लोगों ने कौन सी एंथैल्पी लगाई है? आपने लगाई है सब्लिमेशन एंथैल्पी। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है। अब क्योंकि ये एटम गैसेस स्टेट में आ चुका है, अब अगर इसमें आप और एनर्जी देते हैं तो अब ये फाइनली क्या निकालेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन्स ही निकालेगा। तो अब इसलिए हम बोल रहे हैं कि आइसोलेटेड हो, अकेला हो, सोडियम के साथ कोई और सोडियम ना हो, और कौन सी स्टेट में हो? गैसेस स्टेट में। तो किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस शेल से या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को शेल से बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस एनर्जी को हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, जो अब हमने सप्लाई की है, ठीक है। यहां से हटा देते हैं। क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन लिख लेंगे, इट इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो उसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। मीनिंग क्लियर हो गया होगा? तो लेट सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट है, कौन सी स्टेट में होना चाहिए? गैस स्टेट में होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा सर पहले से गैस स्टेट में ले आते हैं, जैसे क्लोरीन तो गैस ही होती है, लेकिन क्या Cl के साथ नहीं जुड़ा है? तो अगर ये गैस स्टेट में है तो तुम पहले एनर्जी दोगे तो पहले बॉन्ड को तोड़ेगा, तो फिर तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हुई ना। ये आयनाइजेशन कहां से हुआ? या इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहें या फिर एटमाइजेशन कहें कि एटम बनाने के लिए जो एनर्जी लगी, राइट। तो पहले से वो अकेला हो, गैसेस स्टेट में हो। अब अगर आप इसको कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं तो अब सप्लाई की गई मिनिमम एनर्जी ही क्या कहलाती है? आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी? आयनाइजेशन एनर्जी में हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है या एंथैल्पी जो है, डेल्टा एच का साइन कैसा होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। रिलीज नहीं हो रही है, ये गेन करनी पड़ती है मेटल्स को, राइट। तो ये कहानी थी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की।
अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इसके ट्रेंड के बारे में हम बात करते हैं, राइट। अच्छा, यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम या फिर किलोजूल पर मोल पे, इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम या फिर किलोजूल पर मोल में हम इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। मतलब ये है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, दूसरा हमेशा मुश्किल होगा, तीसरा हमेशा और ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई एटम न्यूट्रल है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। अब 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक और चला गया, अब 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, चाहे कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी आ जाए, कितना ही स्टेबल वो बन रहा हो या कितना ही अनस्टेबल वो बन रहा हो, हमेशा फर्स्ट वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी सेकंड, उससे भी ज्यादा होगी थर्ड। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसके ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है फिर वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ट्रेंड्स के बारे में कि ये वेरी कैसे करती है, राइट। तो ट्रेंड्स में हम सबसे पहले देखेंगे डाउन टू ग्रुप, डाउन टू ग्रुप। तो डाउन टू ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या फर्क होगा, जो मैंने एटॉमिक रेडियस में बेसिक फंडे बताए थे वही हमें अप्लाई करने हैं सब जगह। तो आप लोगों ने सीखा था कि यार डाउन टू ग्रुप जाने पर शेल्स बढ़ते हैं, पहले एक शेल आता है, फिर दूसरा शेल आ जाता है, फिर और नीचे जाते हैं तो 3 शेल आ जाते हैं, और नीचे जाते हैं तो 4 शेल आ जाते हैं। तो तुम लोग जानते हो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो लास्ट में बैठा है, पहले अट्रैक्शन ये है, अब अट्रैक्शन ये है, अब अट्रैक्शन ये है। तो इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, तो अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। एक सेकेंड, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसी बातें करते हो तुम, ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज होगा तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो बहुत कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है डाउन टू ग्रुप जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। बात समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है। तो ये कहानी होती है हमारी डाउन टू ग्रुप के केस में, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास डाउन टू ग्रुप की, तो कहानी ये है। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे लिथियम से नीचे गए आप, लिथियम फिर नीचे गए, तो लिथियम से कम आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की होगी, फिर नीचे गए पोटेशियम, फिर आते हैं रुबिडियम, फिर आते हैं सीजियम। तो ये कुछ ऑर्डर रहेगा। फ्रांसियम की बात हम करते नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है सीजियम की। सीजियम इज द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट, ठीक है, इसीलिए इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने का ही प्रोसेस होता है वहां पे। तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल काफी कम होता है और ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, राइट। अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट है हमारा अलोंग द पीरियड, फिर हम एक्सेप्शंस वगैरह की बात करेंगे। अलोंग द पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट का भी वही कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने कहा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल्स में तो कोई चेंज नहीं आता, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ते नहीं है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और इससे होगा क्या, इससे जो है अट्रैक्शन फॉर
आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट। तो ये कहानी है यहाँ पे अलोंग द पीरियड की। तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहने वाले हैं अलोंग द पीरियड में, लिथियम है, लिथियम के आगे आता है बेरिलियम, बेरिलियम के आगे आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, और फिर आता है फ्लोरीन। तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब कुछ चले ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्डर होता है लिथियम, फिर आता है आपका लिथियम के बाद मैंने रखा है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है कार्बन, फिर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा आता है नाइट्रोजन, फिर आता है आपका फ्लोरीन। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे जो है रियलिस्टिक है, ऑब्जर्वेशन के बाद ये हमें सीक्वेंस मिलता है। तो इसके बारे में हमें देखना होगा कि यार ऐसा क्या हुआ यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। तो ये सीक्वेंस हमारे पास है, राइट। तो अगर सिंगल वर्ड्स में मैं याद कराना चाहूँ आपको, तो पहले आपने ध्यान रखना है बेरिलियम और बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यही सेम चीज आपको नीचे भी मिलती है। लिथियम के नीचे आते हैं तो सोडियम, फिर सोडियम के आगे आते हैं आप 11-12, एल्यूमिनियम रख दो, एल्यूमिनियम से ज्यादा किसकी आ गई, मैग्नीशियम की, फिर 13-14 सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद आना चाहिए था फॉस्फोरस, बट यहाँ पे आएगा सल्फर, सल्फर से ज्यादा निकल गया फॉस्फोरस, फिर ये क्लोरीन। ऐसे ही सेम प्रोसीजर एक और पीरियड में नीचे मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो रीजन पे बात करते हैं फिर इसके कि ऐसा यहाँ पे क्या हुआ है। तो पहला पॉइंट कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा क्यों है, या फिर मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों है। मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है, कैल्शियम, और एल्यूमिनियम के नीचे कौन आता है, गैलियम। तो गैलियम से ज्यादा क्यों है कैल्शियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, राइट। तो देखें क्या करना है इसमें, आपने लिखना है पहले कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम के कॉन्फ़िगरेशन से ही हम सबको समझेंगे, और बोरॉन के। तो यह है 1s2 और 2s2। बोरॉन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो है 1s2, 2s2 और 2p1। तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे यार कि जो हमारे पास शेल है, कौन सा शेल है, सेकंड शेल है। ये भी कौन सा शेल है, सेकंड शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन पी से निकालना है दोनों सेम शेल। यानी कि ऐसे समझो जिस क्लासरूम में तुम खड़े हो, जो सेकंड वाली रो है उससे तुम्हें बच्चे को उठाना है। अब बच्चे जो हैं डेस्क और जैसे टेबल लगा होता है उसमें बैठे हैं, कुछ बच्चे जो हैं, एक बच्चा जो है वो साइड में हमने चेयर भी लगाई हुई है, ठीक है, ओपन चेयर है, कोई डेस्क वेस्क कुछ नहीं लगा है। तो मुझे बताओ बेंच वाले, डेस्क वाली बेंच से बच्चे को रिमूव करना इजी होगा या चेयर से। तो आप कहोगे सर चेयर वाले से उठाना उसे आसान होगा, आराम से बाहर चला जाएगा। यही यहां पर भी है कि हमारे पास सेम डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, ये है न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पे एस बैठा है, न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पे मान लो पी बैठा है। तो हमारे पास जो एस होता है दोनों सेकंड शेल के, दिखने में दोनों ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे है। तो मैंने एग्जांपल से भी तुम्हें बताया कि एस जो है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं, पी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका एक्चुअल रीजन ये है कि एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। तो देखो ये मैंने बनाया एस, अब मैं यही पी बनाऊंगा तो पी का इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एस के लिए ज्यादा है एस कंपेयर टू पी में। तो यहाँ है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए किससे इजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकालना, पी से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। इसी को पेनिट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। सबसे क्लोज होता है एस, फिर उससे थोड़ा दूर डी, उससे थोड़ा और दूर डी, एस पी डी, फिर लास्ट में एफ। इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, यानी कि एस को पेनिट्रेट करना सबसे डिफिकल्ट होगा, एस से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई, और बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। सेम प्रोसीजर आपने मैग्नीशियम में लगाना है और एल्यूमिनियम में लगाना है, और किस में लगाओगे।
ठीक है, कैल्शियम में भी वही अप्रोच लगी। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा पॉइंट हमारे पास है नाइट्रोजन फॉस्फोरस। ठीक है, ऐसे ही फॉस्फोरस और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फॉस्फोरस हो सकता है। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों फॉस्फोरस से ज्यादा है? ऐसे ही फॉस्फोरस कहाँ लगा दे रहा हूँ बार बार। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ज्यादा है ऑक्सीजन से? फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ज्यादा है सल्फर से? ऐसे ही नीचे चलेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और यहाँ पे टेलीनियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें आंसर करना है। इसका आंसर तो मुझे लगता है लोग जानते होंगे आप लोग। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो ये 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p4। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेबल है क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी यहाँ पे, है ना, जबकि ये हाफ फिल्ड हो सकता है। तो इसलिए पहले वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेट सपोज अगर यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो नाइट्रोजन जो है अब नाइट्रोजन पॉजिटिव बन चुका है और अब ये बन गया है 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन भी एक पॉजिटिव बन चुका है, अब ये बन गया है 1s2 2s2 2p3। अब जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 2p2 से निकालना है और यहाँ 2p3 से। तो अब कौन स्टेबल है? तो अब O स्टेबल है। इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरे में क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज लेसर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कहानी है। तो इनका आपस में कंपैरिजन हुआ है, इसलिए हाई और लो है। वो सत्य कभी नहीं बदलेगा कि नाइट्रोजन से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट होगा। यही सेम चीज ऑक्सीजन के लिए भी है। कभी तुम सोचो कि ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल बन रहा है तो उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ऐसा नहीं है। हमेशा ही आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो। बस आपस में कंपैरिजन करना है तो उनको हम कह सकते हैं कि हाई या लो हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने एक्सेप्शंस यहाँ पर ख्याल रखने कि क्या क्या हो सकते हैं, राइट। उसके बाद और तो ऐसा कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अब बात करते हैं एक डिपेंडेंसी की बात, क्या ही करें, चलो फिर भी बता देता हूं मैं। ट्रेंड आप लोगों ने समझ लिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनवर्स। तो आपको पता है सर, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इनवर्स होती है, राइट। ऐसे ही दूसरा जेड इफेक्टिव, अगर अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, हाई एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी यहाँ पर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एसपीडीएफ पे डिपेंड करता है। ठीक है, एसपीडीएफ पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन एस से निकालना है, पी से निकालना है या डी से निकालना है। एसपीडीएफ इन पे डिपेंड करता है। और हाफ फील्ड फुल फील्ड पे डिपेंड करता है। अभी हम लोगों ने देख लिया, तो सब देख लिया है। ठीक है, मैं बुक से इन्हीं को अलग अलग लिख लेती है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा तो आपको ये भी पता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, राइट। तो ये कहानी थी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। इसी के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग से सवाल मैं आप लोगों को देता हूँ जिसका थोड़ा सा डेटा मुझे एक बार लिखना पड़ेगा। लेट सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, एक एलिमेंट है जर्मेनियम और एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम। अभी तो मैंने नाम लिख दिया, आपको पेपर में नाम नहीं लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पे डेटा दिया है 5.139 और यहाँ है 11.26 और यहाँ पे है 5.98। उसके बाद इधर हमारे पास वैल्यू है 47.28
और दूसरी वैल्यू है 26.38, क्वेश्चन है ठीक है, 18.22, फिर वैल्यू है 71.68 और 47.44 और फिर है 28.44, फिर यहाँ है 392.07 और यहाँ है 119.4। तो ये कुछ हमें डेटा यहाँ पे गिवन है। लास्ट वाला डेटा मुझे कुछ गलत सा लग रहा है, चलो 2 से हम समझ लेंगे इसको, ठीक है। फिर क्वेश्चंस में हम देखेंगे। देखो इससे सवाल ये पूछा जाता है, x और y लिख देंगे, बोलेंगे बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और यहाँ पे लिखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो है हमारी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जीज हैं 1, ये आयनाइजेशन एनर्जी 2, ये आयनाइजेशन एनर्जी 3 और ये आयनाइजेशन एनर्जी 4। तो आपने डेटा को ऑब्जर्व करना है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी लगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी लग गई, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी। तो पहले वाले से जंप देखो जरा, 5 से सीधे 50 हो गया, ऐसे समझ लो। फिर 50 के बाद 70 ही हुआ है। इसका मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन में तो इतना जंप नहीं आया, लेकिन पहले वाले में बहुत जंप आया है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं उसके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से तो नहीं निकाला गया है। और आप जानते हैं सोडियम पहला निकालना इसलिए इजी था, अब दूसरा कहां से निकाला जा रहा होगा, यहां से, इसलिए हम कहेंगे कि इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1। जर्मेनियम को देखो, जर्मेनियम में आपके पास जर्मेनियम है, गैलियम है, चलो देख लेते हैं, डेटा देख लेते हैं, कोई भी एलिमेंट है मान लो। तो फर्स्ट एलिमेंट 11 दूनी 22 ऑलमोस्ट डबल है, फिर 26, 30, 30, 60, ये भी यहाँ पे भी कुछ खास चेंज है, लेकिन 47 के बाद 392, सडन जंप, बहुत बड़ा जंप, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं एल्यूमिनियम के लिए है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना तो डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन 4th वाला इलेक्ट्रॉन बहुत डिफिकल्ट है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा सडन जंप आया है, तो डेफिनेटली इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 3। तो एक इस तरीके का सवाल यहाँ पर बनता है, समझ में आ गई होगी बात। तो यही था हमारा ट्रेंड विद एक्सेप्शंस। एक एक्सेप्शन और लेते चलो, जो मैंने एटॉमिक रेडियाई में भी बताया था। तो यहाँ पर होता है BTL, ये तो हम P ब्लॉक में भी आपको पढ़ा था, लेकिन यहां से ही याद करते हुए चलो, थोड़ा सा है काम का ये, ठीक है। ये ट्रेंड आपको याद रखना है। आप लोगों ने साइज में पढ़ा था वहां पे कि बोरॉन के बाद गैलियम का साइज था, एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा बढ़ गया था, और IN और TL में साइज जो था ऑलमोस्ट क्या था, सेम था। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये देखी गई कि TL के साइज, TL की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सेकंड नंबर पे आती है बोरॉन के बाद, ठीक है। तो इसलिए इसका ग्राफ भी ऐसे कुछ बनाया जाता है कि सबसे ऊपर बोरॉन रख देते हैं, ऐसे कुछ W जैसा बनाते हैं, इसको बड़ा रखो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं बोरॉन है, फिर सबसे सेकंड हाईएस्ट में कौन है, TL है आपका, फिर IN सबसे नीचे है, तो IN को मुझे और नीचे बनाना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था ये, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बनेगा ये, ऐसे, ठीक है। तो ये बोरॉन, फिर बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, फिर ये गैलियम, और उसके बाद कौन बचा, IN और ये TL। तो बोरॉन की ज्यादा है TL से, तो इस तरह का एक W ग्राफ होता है इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर के लिए, राइट। तो ये आई होप आप लोगों के समझ में आ गई होगी बात आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो यही एक्सेप्शंस आप लोगों ने ध्यान रखने। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बहुत ही बेसिक बट कंफ्यूज करने वाला लोगों को, आज तक कई टीचर्स को भी इसका मतलब समझ में नहीं आ पाया, या पता नहीं वो समझाना नहीं चाहते हैं या फिर समझना नहीं चाहते हैं। कई रीजन हो सकते हैं, कई बार बच्चे भी सुनने नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी शायद, आप लोगों में से भी कई लोगों ने कई बार इसको ज्यादा डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं समझी होगी, क्योंकि कभी कभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें क्लास के लेवल के हिसाब से भी कुछ चीजें सिखानी होती है, और यही एक टीचर का रूल भी होता है कि वो जगह के हिसाब से ज्ञान दे वहां पर, है ना,
कि किसको कितना बताना सही है। कभी कभी होता है कोई बैचेस ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत डीप भी चले जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ाना एक अलग स्किल है और एक आना अलग स्किल है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने पीएचडी कर ली है किसी सब्जेक्ट में, आपने इवन किसी जब पीएचडी कर ली, कई सारे पीएचडी के मैंने टीचर्स ऐसे देखे हैं कि वो लोग जब डेमोज वगैरह के लिए गए, ठीक है, डेमोज वगैरह हमने जब देखे, तो हम भी जब स्कूल वगैरह में स्कूलिंग चल रही थी, तो जैसे फैकल्टीज वगैरह के लिए डेमो वगैरह होता है, तो देखा कि अच्छा कर रहे, लेकिन कहाँ रुकना है, किसको आप डिलीवर करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक छोटे बच्चे को तुम एकदम बिल्कुल भयंकर ही ज्ञान दो, मतलब ब्लैक होल से भी ऊपर की चीजें बताने लगो, उसे क्वांटम फिजिक्स समझाने लगो, तो सामने वाले आप यही कहोगे उसे कि भाई उसको क्या बता रहा है, उसको बेसिक चीज बता, पहले उतना ही रख उसको अभी। तो वैसे ही हमें कहाँ पे रुकना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने देखा कई सारे टीचर बिल्कुल डीप जाते जाते वो अपना रिसर्च भी उसमें इन्वॉल्व कर देंगे कि ये भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं है। तो ऐसा प्रेशर नहीं देना होता इतना, ठीक है। तो आप भी ये बात ध्यान रखें, आपको आता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होगा कि किसको कितना डिलीवर करना है। तो ये एक अच्छे टीचर की स्किल होती है, राइट। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एफिनिटी मतलब होता है उसके प्रति प्रेम, एफिनिटी, ठीक है, अट्रैक्शन उसके लिए। तो गेन एंथैल्पी मतलब एनर्जी। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझते हैं। जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम अकेला और गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो जब वो नेगेटिव चार्ज बनाएगा, हो सकता है इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते कई भ्रम टूटे तुम्हारे, ठीक है, तो जो एनर्जी है वो रिलीज भी हो सकती है और गेन भी हो सकती है। मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे हो सकती है। तो ये कई बुक्स में आप लोग देखेंगे, पहले ऐसे अच्छी बुक्स तो लिखी देती हैं, बाद में भी नॉर्मल बुक से एक डेफिनेशन लिख देती है एनर्जी रिलीज होती है, बट रियल तरीका यही है कि जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलें तो आप हमेशा बोलें एनर्जी गेन भी हो सकती है और लॉस भी। मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। मैं अभी धीरे धीरे आपको समझाते हुए चलता हूं कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है। जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना बच्चों, वो पॉजिटिव कब होती है, कब ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर भी एनर्जी गेन ही करानी पड़ती है, रिलीज नहीं होती है। ऐसा होता है मेटल्स के केस में। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते हैं तो हमें ही उसे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन गेन कराने पड़ते हैं, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। मेटल्स ऐसा कर सकते हैं, नोबल गैसेस ऐसा कर सकती हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहती, या फिर वो जिनके कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते हैं, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो मेटल्स हो सकते हैं, नोबल गैसेस हो सकती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव मिल सकती है या बहुत कम नेगेटिव मिल सकती है, राइट। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने पे बहुत एनर्जी रिलीज हुई और यहाँ पे क्या हुई है, गेन हुई है। तो ऐसा होता है किसके केसेस में, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे आपके हैलोजेंस, ठीक है, वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, काफी हाई होती है। या उससे पहले वाली फैमिली में आप देख सकते हैं ऐसा, ऑक्सीजन फैमिली में एक्सेप्शंस तो आते ही रहेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको। इलेक्ट्रॉन जो गेन करना नहीं चाहता है तो भाई वो क्यों रिलीज करेगा एनर्जी, है ना। एनर्जी रिलीज करने का मतलब तो स्टेबल बनना है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाह रहा है तो वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करके अनस्टेबल बनेगा, तो उसको तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी ना, वो क्यों रिलीज करेगा एनर्जी। इसलिए मेटल, नोबल गैसेस, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो किसमें आती है, पॉजिटिव में आती है। अब कई बच्चों के जहन में ये आया होगा कि सर जीरो कब होती है, जीरो का भी तो कुछ केस होता था। जीरो का केस होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। अब हम इसी में तड़का लगाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो देखो क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ हमें नेचर बताता है, अट्रैक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, रिपेल नहीं करेगा भाई, या तो गेन करेगा या तो नहीं करेगा, या तो पॉजिटिव में है या तो फिर कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक जस्ट
टेंडेंसी टाइप है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमेशा ही वो कैसी रहती है, फिर पॉजिटिव रहती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी जीरो फॉर मेटल्स, नोबल गैसेस और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। जैसे नाइट्रोजन फैमिली 2p3 होता है, तो वहां पे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता, तो जीरो मिलेगी। ऐसे ही बेरिलियम, वो भी स्टेबल है। नोबल गैसेस, वो भी क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे, तो वहां पर हम उनकी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ऑलमोस्ट जीरो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो। समझ में आ गई होगी बात। तो ये कहानी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक चीज आपने ध्यान रखनी कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सेकंड वाली, ठीक है, E(A2) जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह लो यहाँ पर। जैसे आपके पास ऑक्सीजन का एक एटम है गैसेस स्टेट में, आपने एक इलेक्ट्रॉन गेन कराया, इंपॉर्टेंट है, कई जगह एग्जाम में आ चुका है। आपके पास बन गया O-, कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट। तो देखा गया कि यार ये वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव में आ गई। अब जब एक और इलेक्ट्रॉन गेन कराया गया, जब इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हमारे पास आया O2 नेगेटिव, और रिजल्ट क्या है अब, पॉजिटिव। तो ये बात ध्यान रखनी है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखिए O जो नेगेटिव है ना, भले ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बनेगा, ये बात सच है, लेकिन उस पर रिपल्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो बिगड़ चुका है, प्रोटॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं। तो इस वजह से आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करेगा, ठीक है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन हमें एनर्जी हमें क्या करनी पड़ती है, सप्लाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसलिए यहां पर वैल्यू जो क्या आई, पॉजिटिव। तीसरी चौंकाने वाली चीज ये है, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये बनेगा इक्वेशन कि O गैस थी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, O नेगेटिव बन गया था। अब फाइनली साइन क्या आएगा, वो डिपेंड करता है यार कौन ज्यादा बड़ा था। तो देखा गया कि फाइनल आंसर क्या आया, डेल्टा H पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो थी वो लार्ज थी एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो ये आप ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आती है, पॉजिटिव, क्योंकि तुम सब पढ़ने के बाद सोचोगे कि यार ऑक्सीजन तो बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में क्यों ही आ गई है। तो मैंने बता दिया है क्यों आ गई है, सारी कहानी तुम्हारे सामने मैंने खोल के रख दी है। अब इसके बाद तुम गड़बड़ करते हो तो तुम्हारी मदद कोई कर सकता है, सर ऊपर वाला हमारे साथ है सर। तो वो भी तभी तुम्हारे साथ है जब तुम अपने साथ हो, जब तुम अपना भला करना नहीं चाहोगे तो वो भी नहीं चाहेगा। तो ट्रेंड मैंने बता दिया था कि तुम्हें, अच्छा यहीं से तो हेडिंग स्टार्ट हुई है। चलो फिर इसके ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं। तो वेरिएशन इन अ ग्रुप, तो पहले हम बात करते हैं वेरिएशन इन अ ग्रुप, यानी कि डाउन टू ग्रुप अगर आप जाएंगे, देखें सारी कहानी है इलेक्ट्रॉनों को गेन करने पे। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास शेल्स बढ़ गए, साइज बढ़ गया, तो जिस इलेक्ट्रॉन को आपने लाना है वो आपसे दूर है, तो उसके लिए अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो उसको अंदर लाना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा, तो कम एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए डाउन टू ग्रुप जाने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, अट्रैक्शन पावर कम होने की वजह से क्या होती है, कम। और अलोंग द पीरियड क्या होगा, अलोंग दी पीरियड, अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको वो भी लिखा दूंगा, ट्रेंड आपने बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट कर लेना, जब नोट्स बनाओगे उनको बार बार रिपीट करना है, गलती ना हो वहां पर। हाँ, जब इनऑर्गेनिक हमारी बहुत ज्यादा हो जाएगी, पी ब्लॉक भी हो जाएगा, तो फिर आपने एक पेज में सारे ट्रेंड लिखने हैं और अपने दीवार पे लगा देने हैं, बार बार याद करना पड़ता है, नहीं तो भूल जाते हैं, ठीक है। सॉरी, अलोंग दी पीरियड, अभी ये खांसी ठीक नहीं हुई है। तो अलोंग द पीरियड की बात करते हैं। तो अलोंग द पीरियड में क्या होगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा,
अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन के पास अट्रैक्शन ज्यादा है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। डाउन टू ग्रुप हमने कहा डिक्रीज भी होती है, बट ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। रीजन क्या है बोलो? देखिए होता क्या है कि फ्लोरीन के पास होते हैं ऑलरेडी लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। सर वो तो Cl के पास भी होते हैं 2, 8 और 7, लेकिन फ्लोरीन का साइज होता है बहुत छोटा। एक छोटी सी जगह में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे अंदर 2। अब यही बात क्लोरीन के अंदर है, 1 2, तीसरे वाले शेल में है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है, अट्रैक्शन तो भले ही F के पास ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह नहीं है। आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन भी बहुत ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर अट्रैक्शन फ्लोरीन के बाद ठीक है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के बराबर होती है, मतलब फ्लोरीन का नेक्स्ट एलिमेंट जो है तो फ्लोरीन से जस्ट कम है इसकी, तो अट्रैक्शन पावर भी ठीक है और साइज भी बड़ा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी मेंटेन हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा काम नहीं करेगा। इसलिए क्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखने वाला एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो उसमें कौन आ जाएगा हमारे पास? उसमें हमारे पास F आ जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, उस ऑर्डर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे है आपके पास नियॉन, फिर नियॉन के बाद है नाइट्रोजन, देन बेरिलियम। अब इतना ज्यादा ट्रेंड में चेंज क्यों आया है उसके बारे में हम लोग अभी समझ लेते हैं। लिथियम आ जाएगा, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। अब देखें, हम लोगों को ये पता तो है कि जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, राइट? Z इफेक्टिव बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये हमारे पास रही कि यार नियॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी कम क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि यही सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत पॉजिटिव होगी, यानी कि कम होगी। ठीक है, या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो। नाइट्रोजन के केस में क्या है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो नाइट्रोजन हमारा हाफ फिल्ड है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करना चाहता है। बेरिलियम में बात करें तो वो फुल फिल्ड है, 2s2। तो और बाकी उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड है। तो ये आप लोगों ने ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो आगे बढ़ते हैं सेगमेंट में। तो अब हमारे पास लास्ट ट्रेंड का टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो बिना किसी एक्सेप्शन के साथ आप लोगों के सामने आ रहा है। तो क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? देखो ये इतना बेसिक है कि आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी, इट इज जस्ट अ टेंडेंसी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, उठा के नहीं लेके आने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना, H और Cl के बीच में बॉन्ड बन गया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं? शेयर। एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन का है और एक Cl का है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दोनों को अपने Cl अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, साथ साथ में हाइड्रोजन का भी खींच रहा है। तो Cl पे आने वाला है पार्शियल नेगेटिव और H पे आने वाला है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो इसीलिए हमने कहा टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अट्रैक्ट करना भी किस पे डिपेंड करेगा? अट्रैक्ट करना भी किस पे डिपेंड करेगा? Z इफेक्टिव पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सारा ट्रेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसा ही है, बट कोई एक्सेप्शंस नहीं है। जैसे अगर आप डाउन टू ग्रुप बात करेंगे तो आपको पता है डाउन टू ग्रुप जाने पर तो न्यूक्लियस और जिस इलेक्ट्रॉन को आपने अट्रैक्ट करना है वो तो बहुत दूर होगा। तो इसलिए डाउन टू ग्रुप जाने पर जब आपके शेल्स बढ़ेंगे, शेल्स इंक्रीज होंगे, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अट्रैक्शन भी क्या होगा? कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है डाउन टू ग्रुप? कम होती है। अलोंग द पीरियड बात करते हैं, अलोंग द पीरियड अलोंग द पीरियड आप सभी जानते हैं Z इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन बढ़ेगी, साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, एफ। तो इसीलिए आपने इसको ध्यान रखना है। तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है सी एस की, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफ है। सी एल आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में आ रही है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आपने एक समरी की तरह बाद में पेज में एक बना लेने हैं, सारे फैक्ट्स, क्योंकि डेफिनेशन तो आप लोगों ने एक बार देख ली है, तो उसे लिखने की आपको ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात करते हैं इसके स्केल की, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो 3 स्केल इसके लिए दिए गए हैं जिनके नाम या फॉर्मूले से काम चल जाएगा। जैसे एक आता है इसका सबसे पहले, इसमें आपके पास पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल तो एक तो ये है, और फैक्टर्स हम केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन से भी कनेक्ट करेंगे इसके, ठीक है। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। तो एक होता है पाउलिंग स्केल, एक होता है मुलिकिन स्केल, मुलिकिन स्केल, और थर्ड होता है आपका ऑलरेड, ALLRED, ऑलरेड, कुछ अजीब सी स्पेलिंग है इसकी, ROCHOWS ऐसी कुछ है, ठीक है, आधी लिखी मैंने। तो पाउलिंग स्केल की बात करें तो पाउलिंग स्केल का फॉर्मूला अपने जहन में बैठा लेंगे आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात की जा रही है। तो 0.102 अंडर रूट डेल्टा AB। तो ये फॉर्मूला होगा आपका किसके लिए, किलो जूल पर मोल वाली यूनिट के लिए, जहां पे ये A एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये B एटम की जैसे H और Cl ये कांस्टेंट है। अब डेल्टा AB क्या है यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा AB की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है रेजोनेंस एनर्जी। उनके लिए भी फॉर्मूले होते हैं बट उतनी जरूरत है नहीं, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो ये हुआ आपका पाउलिंग स्केल। फिर कुछ वैल्यूज भी दी जाती हैं, इसमें नंबर्स दिए जाते हैं। F को 4, F का कितना 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, ऐसे कुछ वैल्यूज होती हैं, याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एक तो ये आपके पास नजर आता है आपको, और दूसरा देख लेते हैं मोलिकिन स्केल में देख लेते हैं, ठीक है। तो मोलिकिन स्केल क्या होगा, मोलिकिन स्केल में हमारे पास एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, राइट। जैसे हमारे पास है एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला मोलिकिन स्केल में, बहुत सिंपल है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला और है हमारे पास, ये लास्ट वाले के लिए, ठीक है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला लिख लेंगे आप 0.359 Z इफेक्टिव और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है, R कोवेलेंट रेडियस है। तो ये आपने लिख लिए। तो ये स्टार्टिंग के दो तो फिर भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत, ठीक है। बी वाला जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ईजी होता है, तो कभी कभी इससे कैलकुलेट भी करवा देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होगा, बट वहां पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, ठीक है। वहां पे कैलकुलेशंस बड़े मुश्किल हो जाएंगे, कैलकुलेटर क्योंकि हमारे पास होता नहीं है, हमें खुद ही करना है। तो फिर ऐसी वैल्यू केमिस्ट्री के पेपर में एक्सपेक्टेड नहीं होता कि इस तरीके का सवाल बनाया जाए। तो ये 3 मैंने आप लोगों को स्केल बता दिए, नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस में वही है कि पोलैरिटी बता सकते हो तुम, ठीक है, और मुझे लगता है वो केमिकल बॉन्डिंग में आ ही जाएगा, तो यहाँ पे उसे कवर करके कोई फायदा है नहीं, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ट्रिक भी मैं बताऊंगा आप लोगों को वहाँ पे कि कैसे हम उन्हें याद रखते हैं, या शायद पी ब्लॉक में हम उसे पढ़े, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है अपने लास्ट टॉपिक जिनका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी और एक और बचा है आप लोगों का, क्या नाम है उसका, लैटिस एनर्जी। तो पहले देखते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी भी तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में दोबारा सुनने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं जितना बेसिक मैं बता सकता हूँ तुम्हें यहाँ पे।
यहाँ पे तो देना ही नहीं चाहिए था इन्होंने लैटिस एनर्जी को, बट दे दिया है, क्योंकि लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम बात करते थे, ठीक है। तो क्या होता है लैटिस एनर्जी, जब दो गैसियस आयंस कंबाइंड होते हैं, तो कंबाइंड होकर जब वो सॉलिड बनाते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन होता है उनका, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को कहा जाता है लैटिस एनर्जी। या फिर 1 मोल NaCl सॉलिड को ब्रेक करना है उनके आयंस में, गैसेस आयंस में, तो उसमें लगाने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं, राइट। अब ये जो होती है हमारे चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है। एग्जांपल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे हमारे पास है LiCl, और उसके बाद है NaCl, फिर है आपके पास KCl, फिर है आपके पास RbCl, ये कुछ हमारे पास ऑर्डर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास Li पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, Rb पॉजिटिव है। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, तो स्मॉल साइज है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ऐसे ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़े, जैसे कोई हमारे पास +2 वाला एलिमेंट है और कोई +3 वाला एलिमेंट है, तो +3 वाले के केस में लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेम चीज़ नेगेटिव के लिए है, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, वो -2 है उसके कंपैरिजन में F1 नेगेटिव है, तो -2 वाले की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इजीली जब कंबाइंड होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करने वाला है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है लैटिस एनर्जी, राइट। उसके बाद बात करते हैं लास्ट हम हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी का क्या मतलब है, जब कोई आयन सराउंडेड होता है, लेट सपोज पानी में आपने NaCl को डाला, तो Na पॉजिटिव को जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से कवर करते हैं, आप लोगों ने देखे कभी, देखे तो क्या ही होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ही नहीं देखे हैं। तो बस आप स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि यार ऐसे होते हैं, है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल सभी लोग जानते हैं कि पोलर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो इसमें हम पोल्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस वाला पार्ट, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, इसी तरीके से आपने ये अरेंज करने हैं। तो वाटर Na पॉजिटिव इस तरीके से कवर होगा, वाटर में जानते हो ना यार H पॉजिटिव और दूसरा पार्ट कैसा होता है, ऐसे नहीं बनाओ इसे, दोनों H पे कैसे चार्ज पॉजिटिव और O वाला पार्ट कैसा नेगेटिव, ठीक है। तो ये पोल बन जाता है ऐसे, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। फिर और वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे जो इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही काफी रेंज में वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इनसे अट्रैक्शन, जब भी अट्रैक्शन आता है तो तुम्हें पता है कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये तो चलो खेल तुम कर लोगे। ऐसे ही Cl नेगेटिव को सराउंडेड किया जाएगा, तो इस दौरान, इस अट्रैक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। किन बातों पर डिपेंड करती है, पहला पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा, साइज जितना छोटा होगा, साइज स्मॉल होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वहां पर भी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी होती है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी की। इसी से हम लोग एक चीज और समझ पाते हैं, आयनिक मोबिलिटी। देखिए अगर आप बात करें Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इसमें, तो Li पॉजिटिव सबसे छोटा है, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, तो हम यही आंसर करेंगे कि यार सबसे ज्यादा स्पीड तो किसकी होनी चाहिए, Li पॉजिटिव की, लेकिन ऐसा नहीं है। आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन की बात चल रही है अभी, ठीक है। हाइड्रेशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, Li पॉजिटिव है तो छोटा, लेकिन वो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल को कनेक्ट करके रखेगा, क्योंकि उसके पास अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसके हाइड्रेटेड साइज देखा जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में कैसा साइज देखा जाता है दोस्तों, हाइड्रेटेड साइज। तो लिथियम का एटम इतना बड़ा है, समझ रहे हो, और सीजियम जो है वो अपने आप में बड़ा तो था,
लेकिन उसके साथ अट्रैक्शन इतना नहीं है, तो वाटर के ज़्यादा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब मुझे बताओ कि सॉल्यूशन के अंदर किसकी स्पीड ज़्यादा है। तब आप बोलेंगे सर सीजियम छोटा है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो हाइड्रेटेड साइज आपने ध्यान रखना है। तो आयनिक मोबिलिटी डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोबिलिटी यानी कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेटेड साइज के। क्लियर हो गया। तो ये फाइनली आप लोगों का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया है। 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने सारी चीजें कंप्लीट की, कोई भी चीज स्किप नहीं हुई, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब बस आपने ग्लूनेस के असाइनमेंट सॉल्व करने, जो आप लोगों को अपलोडेड मिल जाएंगे ऐप पर ही, ठीक है। जो लोग ये वीडियोस अगर यूट्यूब पे आ चुकी है, तो अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अगर आप पूरा कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से लिंक को डाउनलोड करें और ऐप को वहां से लिंक लें और ऐप को डाउनलोड करें और जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेज कर लें। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।